Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second lecture of online course on innovation and entrepreneurship. And this lecture is very important because this involves the thinking process, the innovative thinking, that how we can have innovative thinking. Normally, this training normally goes for like a whole day in which we learn about thinking and thinking. There are different types of thinkings and thinking process and so on. But in this lecture, I will briefly describe about different type of thinking and how we can develop the innovative thinking. So first thing is the thinking. Think is a process which is unique to the human. Human are actually this gives a unique characteristics to human to think about like something, and they can plan in their mind and think about the solutions and problems and so on. So this is a unique features of human. Everybody, we spend a lot of time in the thinking process. हम हर वक्त सोचते रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं. हमारी थिंकिंग जो है वो एक खास डिमेंशन में मूव करती है. तो थिंकिंग इज अ यूनिक प्रोसेस. तो अभी हम देखते हैं कि कितनी तरह की थिंकिंग होती है और उसमें क्या क्या फर्क होता है. सो फर्स्ट वी गो टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग. थिंकिंग में जो है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, लेटरल थिंकिंग होती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग. अब मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा इन सारी थिंकिंग्स में क्या फर्क होता है ताकि हम इसको जो है वो अच्छी तरह से समझ लें. फर्स्ट थिंकिंग इज लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिकल थिंकिंग ये होती है कि हम लॉजिकली किसी चीज के बारे में सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. A process in which one use reasoning consistently to come to a conclusion. The ability to understand and to incorporate the rule of basic logic and logical inference in everyday activities. तो हमारी activities जो daily होती हैं उसमें हम logically जो चीज़ों को understand करने की कोशिश करते हैं. For example, एक जो है ग्वाला है जिसके पास दो जगह एक, ये अक्सर एग्जांपल दी जाती है और इस पे आप सॉल्व भी करते हैं कि उसके पास एक 3 लीटर वाला है और एक 5 लीटर वाला है और उसने जो है 1 लीटर दूध जो है वो देना है. और अब उसने लॉजिकली थिंक करना है कि उसने बगैर वेस्ट किए हुए उसका 3 लीटर वाला और जो 5 लीटर वाला जग है वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा तो वो 1 लीटर मेजर कर सके. तो ये एक लॉजिकल थिंग है. लॉजिकली वो एनालाइज करेगा और इसको जो है वो सॉल्व करेगा. लिटरल थिंकिंग जो है दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग. इसमें हम जो है ट्रेडिशनल हमारा जो स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल हम जो चीजें होती हैं वो हम नहीं यूज करते हैं. लिटरल थिंकिंग इज अ टोटली डिफरेंट. इसमें आप चीजों के इनर मीनिंग्स को समझने, हालात का इस तरह से जायजा लेते हैं कि आप सिचुएशन को समझते हैं, जो कि टोटली. मैं इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जो इधर भी एग्जांपल्स है वो देने जा रहा हूँ कि एक बंदा है जो कि एक बार में जाता है और वहां पे जो बंदा मौजूद होता है उसे कहता है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो. तो वो थोड़ी देर के लिए सोचता है, उसके बाद उसके पास गन पड़ी होती है, वो गन उसको पॉइंट करता है और पॉइंट करने के बाद जो है जिस बंदे पे वो पॉइंट करता है उसे शुक्रिया बोलता है और उसके बाद वो बाहर निकल जाता है. तो ये क्या होता है? दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ लेटरल थिंकिंग. ऐसा क्यों है, इस पे आप भी सोचिएगा. और आप हमारा जो ऑनलाइन सेगमेंट होगा, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे आप इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली हुआ क्या था. कि एक बंदा बाहर में जाता है, पानी मांगता है और वो पानी देने की बजाय उस पे जो है बंदूक तान लेता है और उसका वो शुक्रिया अदा करता है जिसने पानी मांगा होता है, वो बाहर चला जाता है. ऐसा क्यों हुआ है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेटरल थिंकिंग. इसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कहीं पे भी आप काम करते हैं तो आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं. स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है वो ये है कि लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल. आपका एक खास गोल है, उसको आप किस तरह से स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं. कि आपने आजकल ड्रामा चल रहा है अर्तगल का, तो उसमें अगर उन्होंने जो फर्स्ट अगर सीजन है तो उसमें उन्होंने जो है किला फतह करना है क्रूसेडर्स का, तो वो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने किस तरह से जाना है, टनल से जाना है, गेट से जाना है, ताकि हम इसको कंकर कर सकें. तो दिस इज अ स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग. तो मिलिट्री में अक्सर हम स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग यूज करते हैं. फिर आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है. कोई भी आपने न्यू प्रोडक्ट बनाया है, कोई डेवलप किया है,
जो उससे पहले मौजूद नहीं है। तो आपकी मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी? आप लोकली से इंट्रोड्यूस करेंगे, आप रीजनली इंट्रोड्यूस करेंगे, इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ये सारी आप इसकी मार्केटिंग की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पहले बनाते हैं। फिर आपकी पॉलिटिकल कैंपेन की भी एक खास स्ट्रेटेजी होती है, खास तरीके से हम जो है स्ट्रेटेजिक वे में उसे लेके चलते हैं कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्लोगन्स क्या होंगे, किस तरह से हम इसे आगे लेके जाएँगे। और इस तरह से गेम में स्ट्रेटेजी होती है। प्लान एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इस प्लेयर को, क्रिकेट के एग्जांपल ले लें, टी20 में इसको पहले खिलाना है, इसको बाद में खिलाना है, इससे पहला ओवर करवाना है, इससे लास्ट ओवर करवाना है ताकि हम जीत सकें। तो इसमें एक प्रॉपर प्लान किया जाता है टू अचीव योर गोल्स। फिर एनालिटिकल थिंकिंग होती है। एनालिटिकल थिंकिंग वन यूज ए मेथोडोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं इस सिचुएशन को, और उसके बाद जो है हम प्रॉब्लम जो है वो कोई भी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक देख लेते हैं कि जी पाकिस्तान में वाटर पोल्यूशन है, तो उसकी हमने सोल्यूशन लेके आना है। तो उसमें हम एनालाइज करेंगे सारी सिचुएशन को, जी पोल्यूशन है तो कहाँ से आ रही है, क्या ये माइक्रोबियल पोल्यूशन है तो माइक्रोबियल है तो वो कहाँ से आ रही है, अगर ये हैवी मेटल्स की पोल्यूशन है तो हैवी मेटल्स जो है वो कहाँ लीचिंग हो रही है कहीं से, या इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट इसमें डाल रहे हैं। तो हमने एनालाइज करना है सारी सिचुएशन को, और एनालाइज करके हम जो है एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एनालिटिकल थिंकिंग में हम एनालाइज करते हैं कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाते हैं ताकि हम एक किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें। इसके बाद जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग इज एक्ट ऑफ एनालाइजिंग फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम और टॉपिक थॉरली। तो हम जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ताकि हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। इसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन हो, आप अच्छा एनालाइज कर सकें, इन्फ्रेंस कर सकें, अच्छा कम्युनिकेट कर सकें और अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी जरूरी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो उसके लिए आपकी ये स्किल जो है क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत जरूरी है। इसकी प्रॉपर हम जब हम लेक्चर्स करते हैं, ऑनलाइन नहीं बल्कि हम जब फिजिकल लेक्चर्स करते हैं, इसकी प्रॉपर हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। हर एक थिंकिंग के एक एक किस कौन कौन से इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हम किस तरह, क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी जरूरी होती है। मसलन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम के आने से पहले ही उसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी माहौल है उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसको एनालाइज करके किसी आप ऑफिस में काम करते हैं तो वो एनालाइज कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में आ सकता है और इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं इनोवेटिव थिंकिंग, और हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें भी हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि इसमें हम वी जनरेट न्यू आइडियाज बाय कंबाइनिंग, चेंजिंग और रीअप्लाइंग एग्जिस्टिंग आइडियाज। इसमें हम टोटली एक नया जो है इंफॉर्मेशन में भी इससे पहले मौजूद हो। मैंने आपको एग्जांपल दी थी इससे पहले भी कि किस तरह से उसने बिल में जो है वो पीटीवी का जो है वो ऐड किए पैसे, और इससे जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल थोड़े से पैसे मिल रहे थे उसको जो है लाखों करोड़ों की बचत होना शुरू हो गई। एक छोटा सा आइडिया था, इससे चीजें पहले से मौजूद थी लेकिन आपने उसको रीथिंक करते हैं, रीअप्लाई करते हैं, उसे आप इससे इस तरह से अप्लाई करते हैं कि आपको उसमें बहुत सारा बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इनोवेटिव थिंकिंग जो है हमने डेवलप करनी है। अगर पाकिस्तान में भी हम बेहतरी लाना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करनी होगी। और किस तरह से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें हम थॉरली, अभी ये इससे पहले भी मैंने जो इसका लिटरल सॉरी पार्ट है, मैंने पहले भी इसको बताया था कि जो इसकी डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर्स की, वो यही होता है कि वो न्यू गुड और न्यू प्रोसीजर्स और न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और किस तरह से नई चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा जो है वो फोकस नहीं करूंगा। अब हम देखते हैं कि इनोवेटिव थिंकिंग हम किस तरह से डेवलप, दिस इज आवर एक्चुअली मेन टॉपिक। और ये भी हमारी एक डे लॉन्ग एक्टिविटी होती है लेकिन हम इसको शॉर्ट करके अभी एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसमें हम फर्दर इसके एक एक कंपोनेंट को फर्दर डिटेल में डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। तो हम इनोवेटिव थिंकिंग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है उसकी किसी भी चीज के लिए हमें ट्रेनिंग करना पड़ती है और उसके बाद हम ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो जाते हैं। मेरी इससे पहले शायद मुख्तलिफ फोरम्स पे मैंने डिस्कस किया कि इनोवेशन को डेवलप करने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो बहुत शुरू से ही
जो है वो समझना होगी। मेरी डिस्कशन हुई अमेरिकन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के जो प्रेसिडेंट 2 टर्म्स के लिए हैं, ब्रूस सैल्बर्ट्स, बहुत मारूफ हैं। ख़ुसूसन जो लाइफ साइंसेज के लोग हैं, वो उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनसे मुख्तलिफ मौकों पे इंटरनेशनल फोरम्स में मिला और बड़ी अच्छी उनसे डिस्कशन रही और उससे मैंने कहा कि अमेरिका जो है वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है इनोवेटिव, तो इनोवेटिव थिंकिंग आप किस तरह से डेवलप करते हैं? तो वो फरमा रहे थे कि हम हमारे जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में ही उनको ही हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स देते हैं और उनको वो सॉल्व करते हैं। तो छोटे बच्चों को हम छोटे प्रॉब्लम्स देते हैं, जैसे ही वो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है, कोई सी भी आपने स्किल सीखनी हो शुरू में वो मुश्किल लगती है। मसलन आपने जो है बाइसिकल राइड करना हो, तो शुरू में लगता है कि ये कैसे बैलेंस रहेगा, 2 टायर हैं, बंदा जो है वो गिर जाता है। लेकिन आप उसे स्किल डेवलप करते हैं, आपका ब्रेन जो है उसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली हमारे कनेक्शंस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड ये होता है कि आप बाइसाइकिल को दोनों हाथों से चलाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इतना बैलेंस एक्यूरेट हो जाता है कि बगैर आप हैंडल पकड़े हुए भी चला सकते हैं। तो ये ऐसा होता है कि हम जो भी काम करते हैं हमारे ब्रेन में अकॉर्डिंगली सर्किट्स डेवलप हो जाते हैं। जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं, जितने भी थिंकिंग के मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं वो ये करते हैं, उनमें हमारा जो ब्रेन होता है उसमें हमारी जो वायरिंग होती है वो अकॉर्डिंगली हो जाती है। तो अगर हमने इनोवेटिव थिंकिंग करनी है तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस करना होगी और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं किसी काम के लिए भी तो हमारा ब्रेन जो है वो इनोवेटिवली थिंक करना शुरू हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। आप जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं वो आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस उसके सामने आना शुरू। तो अभी हम एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि हम इनोवेटिव थिंकिंग किस तरह से अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी तरह की थिंकिंग में कि आप ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो करते हैं। आपके इर्द-गिर्द जो हैं कौन से प्रॉब्लम्स हैं, वो आप जो है देखते हैं कि अपने माहौल में कौन से प्रॉब्लम्स हैं, आप टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना वायरस का, तो इसके भी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम कौन-सी दवाई बना सकते हैं, कौन-सी वैक्सीन बना सकते हैं, कौन-सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। हम लोगों में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से हम बता सकते हैं अच्छे तरीके से कि वो जो हैंड हाइजीन का ख़्याल रखें, हम अच्छे सैनिटाइज़र कैसे बना सकते हैं। तो दीज़ आर द थिंग्स कि ये एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ने हमारी इकोनॉमी को हिट किया, तो हम इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो दीज़ आर द थिंग्स आपने सबसे जो पहला एक्शन करना है इसमें कि आपने पहले तो ऑब्जर्वेशंस करने हैं कि आपके इर्द-गिर्द प्रॉब्लम्स कौन से हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अभी हम एक मैं जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस कि हम एक प्रॉब्लम हमारे पास जो चल रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ पीपीईज़ जो हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो बहुत थोड़े हैं। तो हम इसको जो है कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व। तो आपने ऑब्ज़र्व करना है कि इसको कैसे किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। देयर आर थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर आर थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ प्रॉब्लम व्हिच वी कैन सॉल्व। तो इस पे आपने उसको देखना है। फिर आपने ऑब्जर्वेशन जितने भी की दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। आपने जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है ताकि उनको हम सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने ऑब्जर्वेशन करना है। दूसरा हमारा स्टेप होगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले आप ऑब्जर्व करेंगे अपने इर्द-गिर्द आप न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, टीवी में कि कौन से हमारे इर्द-गिर्द प्रॉब्लम जो हैं चीज़ें हैं और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपने उसमें से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ प्रॉब्लम, कोरोना वायरस की जो आउटब्रेक हुई है, इसमें भी थाउज़ेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं हमारे। हम घर से बाहर निकलेंगे, हम गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी को कैसे हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगर इनकाउंटर होता है, लोगों से हम मिलते हैं तो हम उनको किस तरह से जो है हम उनसे बच सकते हैं, यानी वायरस हमें कैसे जो है इन्फेक्शन हो सकता है, हम उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आप मार्केट में हजूम में जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसको आपने सॉल्व करना है। तो हमने जो स्टेप 2 में जितने भी चीज़ें हैं, हमने प्रॉब्लम्स को पहले ऑब्जर्व करना है, दूसरे स्टेप में हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। इसमें जो है ऑब्जर्वेशन के लिए, ईच ऑब्जर्वेशन के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें जो है आपने सोचनी है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है?
ये किन हालात की वजह से ये प्रॉब्लम है। कोरोना आउटब्रेक आई है तो क्यों ऐसा, या और आउटब्रेक्स आ सकती हैं तो क्यों ऐसी आउटब्रेक्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, क्यों इस तरह से आती हैं। फिर ये कौन ऐसे प्रॉब्लम जो है वो काज करता है। क्या इस प्रॉब्लम से हमारी कम्युनिटी को खतरा है या ज्यादा कम्युनिटीज को खतरा है। तो ये सारी चीजें आपने सोचनी। फॉर एग्जाम्पल हम कोरोना आउटब्रेक, ये प्रॉब्लम क्यों है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, इसलिए है कि बहुत सारे वायरसेस जो हैं नेचर में मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। तो हमारा जितना इंटरफेरेंस नेचर के साथ ज्यादा होगा, जितना हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो वायरसेस हैं दे कैन कम टू ह्यूमंस। ठीक है, वो ट्रांसफर हो सकते हैं, और उससे ना सिर्फ ये कोरोना वायरस के आउटब्रेक, बहुत सारी और आउटब्रेक भी हो सकती हैं, हो रही हैं, हिस्ट्री में हुई हैं, और फ्यूचर में भी हो सकती हैं। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, दिस कुड बी योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने फिर देखना है, आप जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन हैं उसको आपने क्रिटिकली देखना है कि किस तरह से हम जो है इसमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर फाइनली जो है स्टेप 3 में आपने नैरो डाउन करना है। देखिए बहुत सारी चीजें, हमारा पाकिस्तान में ये एक इशू रहता है कि हम नैरो डाउन नहीं करते। प्रॉब्लम्स तो हमारे पास सामने आ जाते हैं, लेकिन हम उसको नैरो डाउन नहीं करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो नैरो डाउन करते हैं प्रॉब्लम्स को। मसलन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से किसी खास जो है कोरोना वायरस के आउटब्रेक है फॉर एग्जांपल, तो इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं। मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया, कोरोना वायरस के मुख्तलिफ हैं पहलू हैं, जैसे इसकी वैक्सीन के हवाले से, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, हैंड सैनिटाइजर के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, हॉस्पिटल्स आपने बनाने हैं तो कहाँ पे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, किन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज किसी एक खास एरिया में, जैसे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो बीइंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप किसी एक खास एरिया पे काम करते हैं, तो आपने नैरो डाउन करना है इस बहुत बड़े प्रॉब्लम को एक खास डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग अच्छी कर सकते हैं, या न्यू किट आप डेवलप कर सकते हैं। इस हवाले से ये है कि डायग्नोस्टिक का चैलेंज है पाकिस्तान में जी। अभी हम अब तक 10,000 टेस्ट कर सकते हैं। तो आप कहते हैं हाँ जी, ये एक प्रॉब्लम है कि हम डायग्नोसिस जो है वो बहुत थोड़ी करें, और डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि आप टेस्टिंग 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 करें, यानी अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाएं। आपके पास एक आइडिया है जिसको आप यूज करते हो, आप कहते हैं हाँ जी, मैं बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बीइंग ए मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट, आई हैव द एबिलिटी टू टेस्ट 20,000 पीपल पर डे। आप अकेले बंदे हैं, आपके पास ये वाला इक्विपमेंट मौजूद है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का, आप बारकोडिंग सैंपल्स की कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एंगेज कर सकते हैं, अपने सैंपल्स को एंगेज कर सकते हैं, और इस तरह से आप ज़्यादा मिकदार में टेस्टिंग कर सकते हैं। दिस इज हाउ आपने बहुत सारी चीज़ों को नहीं छेड़ना है कि जी आपने हॉस्पिटल किस तरह से बनाने हैं या इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर करना है। आपने नैरो डाउन करना है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, और आपके पास जो है उस लिस्ट में कोई से आप प्रॉब्लम पिक कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशन में से, जिस पे आप फोकस कर सकते हो। तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसके बाद आपने उसे नैरो डाउन करना है। एक यहाँ पे मैं जब लेक्चर की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में एक मसला ये भी है कि हम प्रॉब्लम्स ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। अब ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स होंगे तो उसके सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाएंगे ना। हमारी हमारी एक्चुअली ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि हम जो है वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में चूँकि पढ़ा, तो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जगह थी जहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना हुआ था, और स्पीड ब्रेकर के साथ एक छोटा-सा पानी का जो है वो पैसेज होता है, ताकि पानी जो है स्पीड ब्रेकर के एक साइड पे जमा ना हो, और वो स्पीड ब्रेकर जो है अंडरपास से निकले ऊपर आए, तो आगे करके बना हुआ था। अब वो जो था उसमें जो है बहुत सारे पत्ते और बहुत सारी चीजें जमा हो गई, जिसकी वजह से बारिश हुई और पीछे सारा पानी जमा हुआ। मैं सुबह क्लासेस लेने के लिए आया तो मैंने देखा कि जी वो सारा पानी वहां पे जमा है, और जब मैं लेक्चर्स के बाद जो है लंच करने जा रहा था तो मैंने देखा कि वो उसी तरह से अब वहां से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बाइक्स जो है वो गुजर रहे हैं। ऐसे जब वो पानी में से गुजरते हैं, छींटे भी पड़ते हैं, वो टांगे ऊपर कर लेते हैं, और यही माहौल जो है वहां पे बना हुआ था। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने एक स्टिक उठाई और वहां से पैसेज को जो है वो क्लियर कर दिया, ताकि वो पानी फौरन ही वो सारा निकल गया है। इट्स ऑल। हमारा एक अलमिया ये है बीइंग ए नेशन कि हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते नहीं है। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स को ही आइडेंटिफाई करना, हमारे इर्द गिर्द कौन से प्रॉब्लम्स हैं
उनको हम आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। तो इसमें आपने क्या करना है, प्रॉब्लम्स को एक हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किन-किन जो है आपने चीज़ों को सोचना है कि व्हिच प्रॉब्लम है, व्हाई इज़ मोस्ट इंटरेस्ट फॉर यू, फिर सीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हेल्प सॉल्व, कि यही प्रॉब्लम पे आपको जो फोकस करना चाहिए, क्या ये सबसे आपके इंटरेस्ट का भी है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके इंटरेस्ट के नहीं है तो आप उतना इंटरेस्ट लेंगे नहीं उसे सॉल्व करने में। फिर आप इसे, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप इसे जो है वो सॉल्व करेंगे, आप उसमें क्या रिसर्च कर सकते हैं, फिर आप इसमें कौन से अपनी साइंस अप्लाई कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपने इन सारी चीज़ों को पहले सोचना है और उसके बाद फिर आगे नैरो डाउन, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अब तक जो है आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है इर्द-गिर्द क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपने प्रॉब्लम्स की तरफ आना है। पहली थिंग इज ऑब्जर्वेशन, देन प्रॉब्लम, फिर आपने नैरो डाउन करना है प्रॉब्लम्स को, और फिर आपने सोचना है कि इसमें नैरो डाउन जो मैंने किए हैं या आपने जो उसमें 3 लिस्ट किए हैं उसमें आप का इंटरेस्ट क्या है। आप डायग्नोस्टिक का है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, फिर आप उसमें क्या रिसर्च आपको चाहिए, किस तरह से आप और लोगों को इसमें एंगेज कर सकते हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है भी कि नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं होगी तो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है सॉल्यूशंस की। नंबर 4 जो हमारा स्टेप है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट स्टेप्स, और जो कि हम पाकिस्तान में मोस्टली लैक करते हैं। मैंने जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स जॉइन किए हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वर्ल्ड साइंस फोरम हो, या ग्लोबल यंग एकेडमी का हो, या डिफरेंट जो हम फोरम्स जॉइन करते हैं, बायो वीएन का, तो हम जब भी जाते हैं दे गिव अस द प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम जो है नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, एंड देन दे आस्क अस टू ब्रेनस्टॉर्म। हम नॉर्मली 1 दिन के लिए हो सकता है, 3 दिन के लिए हो सकता है, 1 हफ्ते के लिए हो सकता है, या इससे भी लंबी लंबी एक एक्सरसाइज हो सकती है कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करते हैं कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या और इसके क्या-क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हम बात करें इनोवेटिव की, कि उसके क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन, आपने क्या न्यू कॉम्बिनेशन उसका इंट्रोड्यूस करना है, आपने कौन-सा नया सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आप इससे पहले जो है टेस्टिंग हो रही है कोरोना वायरस की। आप कहते हैं कि जी आप ज़माना, इससे पहले आप रियल टाइम पीसीआर करते हैं, तो रियल टाइम पीसीआर में आप एक सैंपल एक ट्यूब में रन करते हैं। आप कहते हैं कि दिस इज़ द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ द एज ऑफ बार कोडिंग। तो मैं ये कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि मैं एक ही ट्यूब में 40 या 50 लोगों के सैंपल रन कर सकता हूँ बार कोडिंग करके। मैं उसको एक ही ट्यूब में 50 सैंपल जो है वो टेस्ट कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो 50 लोग हैं उनमें कितने लोगों को कोरोना है या नहीं। तो देखिए, दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली क्रिटिकली थिंक, और उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं आप कि आप इसमें क्या सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और उसमें ये है कि इससे पहले इनोवेटिव इसमें क्या होगा, इससे पहले सिंगल ट्यूब में सिंगल रिएक्शन रन होता है। इनोवेशन क्या है कि सिंगल ट्यूब में उसी तरह से रिएक्शन जो है टाइम लगेगा, थोड़े से ज़्यादा आपको केमिकल्स चाहिए। तो आपकी जो है कास्ट लाइक हो सकती है जी 4 सैंपल्स की कास्ट हो, लेकिन आप 50 लोगों को टेस्ट करें। सो दिस इज़ द इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आप इसमें क्या सॉल्यूशन जो है वो दे सकते हैं। इसमें आपने कौन-कौन सी अ, चीज़ें जो है वो सोचनी है। व्हाट इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन दैट एंड बेस्ट यूज़, इसमें कौन-सी इनोवेशन है, और इसमें क्या आपने नई नई चीज़ इन्वॉल्व की है। तो ये सारे एक सवालों के जब आप जवाब देना करना शुरू हो जाएँगे, तो उसमें आप जो है आप इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ या इनोवेटिव सॉल्यूशंस की, इसमें कितने और लोगों की आपको हेल्प चाहिए। हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो एक चीज़ में हो, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो, इसमें आपको एआई का एक्सपर्ट या कंप्यूटर साइंसेज़ का कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो आप आपने सोचना है कि और किन लोगों को मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ, अपनी टीम किस तरह से मैं बना सकता हूँ, और इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन किस तरह से जो है वो लेके आ सकता हूँ। अब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, आपने न एक आइडिया को फिर आगे लेके चलना है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस पे आप काम कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक की ही अगर बात कर लें, तो डायग्नोस्टिक में भी आइडिया हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये डायग्नोस्टिक में करना चाहते हैं, आपका एक आइडिया ये है कि जी मैं नॉन इन्वेसिव तरीके से स्किन से जो है, स्किन का इमेज लेके मैं डायग्नोज़ कर सकता हूँ। दिस इज़ वन सॉल्यूशन। कोरोना वायरस की हम बात करें। दूसरा आप आइडिया ये है, आप सिर्फ़ डायग्नोस्टिक पे फ़ोकस करें। दूसरा आपके ये है कि जी मैं वॉइस से टैग लगा सकता हूँ कि जी मैं बोल रहा हूँ, तो जो कोरोना वायरस का पेशेंट है
उसके बोलने में और मेरे बोल में फ़र्क है, मैं वॉइस टैगिंग करके आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ अनदर सॉल्यूशन। तीसरा ये है कि जी आप कहते हैं जी मैं रियल टाइम पीसीआर का बंदा हूँ, तो मैं रियल टाइम पीसीआर से उसको इनोवेटिवली जो है डायग्नोज़ कर सकता हूँ। मैं एक ट्यूब में ज़्यादा सैंपल जो है वो टेस्ट कर सकता हूँ। आप कहते हैं जी डायग्नोसिस में ही इवन बात कर ली जाए, तो आप कहते हैं कि जी मैं जो है वो जो लंग्स का एक्स-रेज़ है, मैं उससे डायग्नोसिस कर सकता हूँ। आई कैन डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, डायग्नोसिस के हवाले से बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आपने किसी एक आइडिया को लेना है जिसमें आपकी बेस्ट एक्सपर्टीज़ है, जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिसे आप आगे लेके चल सकते हैं। जो कि एक यूनिक आइडिया हो सकता है, इससे पहले शायद लोगों ने सोचा हो या इस तरह से उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन आपने उसको जो है आपने देखना है कि ये दिस इज़ टाइम टू डिसाइड कि आपने किस एक चीज़ पे फ़ोकस करना है, किस आइडिया को आप आगे लेके चलेंगे और उसको आप कैसे जो है कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपने सारे आइडियाज़ जो मैंने अभी आपको बताया जिस तरह से आपने सारे आइडियाज़ पे देखना है और उसको उसमें से आपने जो है देखना है कि आपके लिए कौन-सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको आप पिक करेंगे और उसको आपने देखना है ये कैसे क्रिएटिव है, ये कैसे न्यू है, ये किस तरह से नॉवल है, इसमें कौन-सा साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व है या किस तरह से ये बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपने उस आइडिया को चूज़ कर लेना है और इस तरह से आपने आगे फिर आपने उसी तरह से थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो जारी रखना है कि व्हिच आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, व्हिच सीम टू बी मोस्ट फीजिबल फॉर यू, क्या आप कर भी सकते हैं कि नहीं, यही ना हो कि जी आप कहें जी मैंने 50 टेस्ट एक ट्यूब में कर सकता हूँ लेकिन आपसे वो हो ही ना सके, तो ये भी देखना है फिजिबिलिटी इसमें है कि नहीं। फिर आपकी जो आप अपनी एक्सपर्टीज है उसके लिए बेस्ट सूट कौन सा है और इसमें क्या क्या क्रिएटिव है, किस तरह से ये इनोवेटिव है, तो ये सारी चीजें आपने जरूर देखनी। हो सकता है आइडिया तो हो लेकिन इनोवेटिव ना हो, लेकिन आपने इनोवेशन की तरफ जाना चाहोगे, तो इसलिए आपने ये पहलू इसके ज़रूर देखने हैं कि जो चीज़ें आप सामने लेके आ रहे हैं, क्या वो इनोवेटिव सॉल्यूशन हैं भी कि नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने उस आइडिया को एलैबोरेट करना है। फिर आपने उसे प्रूव भी करना है आइडिया। एक्शन ये है कि डिस्क्राइब इन डिटेल योर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फिर आपने उसे कंप्लीटली आपने एक आइडिया पिक कर लिया है और आप उस आइडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर आपने उस आइडिया को आप ये आइडिया ये है फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये करना चाह रहे हैं कि एक ही ट्यूब में 50 लोगों का आप टेस्ट रन कर सकते हैं। बस आइडिया को आपने प्रूव करना है और फिर आपने इसका सॉल्यूशन की तरफ लेके चलना है। फिर आप उसके बाद रिसर्च में जाएँगे। रिसर्च में ये है कि इसमें आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि आप किस तरह से अपने आइडिया को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किसी और बंदे ने इस तरह के आइडिया पे काम किया है कि नहीं? और अ, क्या ये उन लोगों का काम वर्क जो है वो हुआ है कि नहीं? तो फिर आप अपनी रिसर्च जब करेंगे तो फिर सारे आप अपने जो है पूरा एक अपना जो है वर्कशीट बनाएँगे, उसपे सारी अपने अप्रोचेज़ जो हैं वो आप लिखेंगे। आप उसपे जो-जो आपने वर्क किया है, दूसरे लोगों ने इस पे क्या काम किया है, इसको आप आगे लेके कैसे जा सकते हैं, तो आप ये सारा आप रिसर्च वर्क करेंगे। इसके साथ-साथ वही चीज़ें आप फिर मज़ीद सोचेंगे कि व्हाट अदर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम हैव बीन ट्राइड। इससे पहले 50 फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्विक जो है डायग्नोस्टिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो इससे पहले कौन से सॉल्यूशन ट्राई हो चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक योर सॉल्यूशन विल वर्क? व्हाई डू यू थिंक कि आपका सॉल्यूशन किस तरह से वर्क करेगा? हाउ will the solution you propose help solve the problem? What challenges or problem might exist with your solution and how might you overcome them? आपके क्या-क्या challenges हैं और उसको आप किस तरह से overcome, ये सारी चीज़ें बड़ी important होती है। critically आप उसको analyze करें कि आपने जो है पहले तो आपने ये देखना है कि नॉवल है कि नहीं? नॉवल है, तो क्या दूसरे लोगों ने ट्राई किया? उनको कौन से challenges हैं? आप ये काम कर सकते हैं? आपको क्या-क्या challenges आ सकते हैं? किस तरह से आप उनको overcome कर सकते हैं? तो दिस इज़ योर थिंग कि आप रिसर्च करेंगे, फिर आपने अपना प्लान जो है वो लॉन्च करना है। This is part of your scientific process that is very important. You have no way of knowing for sure if your idea will work. इस वक्त तक आपको नहीं पता है कि अब आपका आइडिया जो है वो वर्क करेगा कि नहीं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने उसको टेस्ट करना है। तो आप अपना प्लान पूरा बनाएँगे, आप उन सारी चीज़ों को देखेंगे, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन-सा आप उसे लॉजिकली देखेंगे स्टेप बाय स्टेप को और उसके बाद आप अपना हाइपोथेसिस, जिस तरह से साइंटिफिक हमारा प्रोसेस होता है कि हाइपोथेसिस आप बनाएँगे कि ये क्या टेस्टेबल है, क्या इसको हमें आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, तो आप उसको
फिर आगे लेके जाएंगे। फिर आप एक्सपेरिमेंटली प्रोसीजर आपकी अपनी लेबोरेटरी, दिस इज जस्ट वन थिंग जो कि हम अभी आगे लेके जा रहे हैं कि दिस इज हाउ यू एक्चुअली गो फॉर द थिंग्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन वर्क ऑन। लेकिन यही तरतीब यही होगी, मैं इसको जो है एक दफा आपको रिपीट भी कर दूंगा कि ये हमारी तरतीब होगी, जिसमें फिर आप एक्सपेरिमेंटल उसमें प्रोसीजर कर सकते हैं। उसमें आपके कौन से स्टेप्स होंगे, उन सारे स्टेप्स को आप करेंगे। आपको कौन सा मटेरियल उसमें चाहिए, फॉर एग्जांपल पीसीआर मशीन चाहिए, ट्यूब्स चाहिए, माइक्रोपाइपर्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए। तो आप उन सारी की लिस्ट बनाएंगे, सारी चीज़ों को आप गैदर करेंगे और उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे और फाइनली आप कंक्लूजन पे जाएंगे। ये कंक्लूजन जो है क्या ये वर्क किया है कि नहीं, क्या जो आप चाह रहे थे कि 50 लोगों को आप टेस्ट कर सकेंगे, वो हुआ है कि नहीं, क्या इसको रिपीट करने की ज़रूरत है या हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसमें कौन-कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, क्या इसको रिपीट करने की ज़रूरत है, क्या इसे मुझे रीप्लान करने की ज़रूरत है, क्या मुझे कुछ और अप्रोच यूज़ करने की ज़रूरत है। आप कंक्लूजन पे जाके फिर आप देखें कि जो भी उसका रिज़ल्ट आता है उसके बाद आप उसे जो है देखते हैं। तो इसमें आप क्या चीज़ें देखेंगे, व्हाट डू यू रिजल्ट्स टेल यू, के रिजल्ट्स आपके कैसे आए हैं, डू यू हैव टू refine your solution and test again, what changes do you need to make to your plan। अगर जो प्लान किया वही जो इससे पहले मैं आपको चीजें बताई हैं कि इसमें कौन कौन से चीजें जो हैं उन्होंने अफेक्ट किया है। तो फिर उसके बाद आप कंक्लूजन पे जाएंगे एंड देन यू हैव टू साइंटिफिकली राइट अप ऑफ योर प्रोजेक्ट। इससे पहले आपने क्या किया उसका प्रॉपर आप अपना एक लेआउट बनाएंगे कि ये जिस तरह से हम प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करते हैं एचईसी को, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को, कि ये एक चीज़ है जिसमें मैंने काम किया है और ये मेरा एक आइडिया था, इसको मैंने टेस्ट किया है, इसका ये राइट अप मौजूद है और आप इसे लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया कि मैं आपको दोबारा से जो है वो सारे स्टेप्स जो है वो रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से इसका आइडिया। नॉर्मली जब हम ये कोर्स करते हैं तो उसमें हम जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो हम ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, मुख्तलिफ सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ आइडियाज़ पे काम करते हैं एंड देन वी गो स्टेप बाई स्टेप। तो उसमें स्टेप क्या है, जो आपने इनोवेटिव आइडिया की तरफ जाना है, यू हैव टू मेक ऑब्जर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन कोई सा भी हो सकता है। दिस इज कोरोना के हवाले से दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई हैव प्रेजेंटेड रिसेंटली, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनोवेटिव थिंकिंग के हवाले से कि आपने ऑब्जर्वेशन जो है वो करनी है और ऑब्जर्वेशन के बाद आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके प्रॉब्लम्स कौन से हैं, ये सारे आप लिस्ट बना लेंगे और उसको आपने क्रिटिकली देखना है। फिर आपने नैरो डाउन करना है कि बहुत सारे जिस तरह से हमने देखा कि डायग्नोस्टिक की नहीं बहुत सारी सॉल्यूशंस है, उसमें आप किस सॉल्यूशन पे काम करना चाहते हैं, आपका कौन सा इंटरेस्ट है, आप किसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। तो आपने जो है नैरो डाउन करना है प्रॉब्लम्स को। फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि किस आप सॉल्यूशन पे काम करें, कौन से उसके वर्केबल सॉल्यूशंस हैं, कौन से किस तरह से आप कर सकें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एक्चुअली ए लेंथी प्रोसेस जिसमें आप पूरा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर कि आप देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या क्या। और नॉर्मली हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ही सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपने एक आइडिया पे फोकस करेंगे, उस पे आप काम करेंगे, उसको एलैबोरेट करेंगे। फर्दर आप उसके मुख्तलिफ जो एलैबोरेशन से मुराद ये होती है कि आपने उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखना है। नॉर्मली जब हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं एक सॉल्यूशन की तरफ तो हमें लगता है कि यही सॉल्यूशन है, हालांकि उसमें जब हम उसे एलैबोरेट करते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो उसके बहुत सारे जो है और भी चैलेंजेस होते हैं जो कि हमें सॉल्व करें। तो हमें जब उसे एलैबोरेट करते हैं तो हमें उसका बेहतरीन आइडिया हो जाता है। फिर आपने उस पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। आपका सोशल साइंसेज का प्रॉब्लम हो सकता है तो आप जस्ट एक उसका लेआउट बना के ही उसका सॉल्यूशन जो है वो सामने लेके आ सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उससे क्या पहले मेथोडोलॉजी आपका इनोवेटिव तरीका क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने इनोवेटिव तरीका यूज़ किया कि आप इससे पहले जो है चूँकि हॉस्पिटल्स भी बंद हो चुके थे, ओपीडीज़ भी बंद हो चुकी थी, तो स्वात में उन्होंने रेडियो को जो है वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर्स बिठा दिए। आप वैसे पूरी कम्युनिटी रेडियो के सामने बैठ के वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इस तरह से पूरी कम्युनिटी एजुकेट हो सकती है। सो दिस इज़ अ सोशल साइंसेज प्रॉब्लम, उसको उन्होंने जो है वो सॉल्व किया इनोवेटिव अप्रोच से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने फिर आपने प्लान करना है, फिर आपने प्लान के बाद अपना हाइपोथेसिस जनरेट करना है कि क्या इस तरह से हो। फिर आपने हाइपोथेसिस को हमें बीइंग साइंटिस्ट हमें टेस्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। उसको हम सारा देखते हैं क्या-क्या हमें चीज़ें चाहिए, वो लिस्ट डाउन करते हैं, गैदर करते हैं।
और फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं और कंक्लूजन में हम देखते हैं कि क्या हमें जो आगे बढ़ना है इसको हम एज स्केल पे लेके जा सकते हैं या इसको रीटेस्ट करने की ज़रूरत है, या हमारे टेस्ट में कुछ कमी थी, हमारा नेगेटिव कंट्रोल ठीक नहीं था, पॉजिटिव कंट्रोल ठीक नहीं था, हमें दोबारा से करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, हमें कुछ और चीज़ों को ऐड करना चाहिए। वो सारा आप उसे फाइनलाइज कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, और फिर फाइनली आपने उस आइडिया को, अगर ये वर्क करता है तो आप उसे लार्ज स्केल पे लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आप उसको कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली थिंक्स अबाउट द थिंग्स मोर क्रिटिकली। तो हम देखते हैं और उसको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा सकते हैं। दिस इज एन एक्सरसाइज जिसके हम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें आपके असाइनमेंट्स जो हैं, इससे पहले भी मैंने एक असाइनमेंट दी, मुझे तस्बीहा ने बताया कि शी इज गेटिंग द जो है रिस्पॉन्स फॉर योर असाइनमेंट। तो इसमें असाइनमेंट जो है वंस अगेन हमारा आपके लिए ये होगी कि आपने किसी जो है ये जो स्टेप्स मैंने आपको 10 बताए हैं, इसमें आप पहले जो स्टेप्स हैं, जहाँ तक हमने पहले 5 स्टेप्स आपको बताए थे कि आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद आपने आइडियाज़ पे जाना है, मुख्तलिफ आइडिया, फिर आपने फोकस करना है एक आइडिया पे, फिर उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, फिर आपने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। तो किसी एक आइडिया को आपने इसी तरह से इन सारे 5 स्टेप्स को आपने एलैबोरेट करके किसी अ, जो है वो प्रॉब्लम पे आपने हमें प्रॉब्लम तक बताना है कि ये एक प्रॉब्लम है और ये उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। ये आपकी एक असाइनमेंट है जो आपने करनी होगी। हाफ पेज विल बी फाइन, या आप जिस तरह से इसको देना चाहें असाइनमेंट को यू कैन सेंड एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो ये इसकी हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सेशन होगा, इन विच यू हैव लर्न्ड अबाउट इनोवेटिव थिंकिंग। हम इनोवेटिव थिंकिंग क्या, इसमें जो एंड लाइंस में वंस अगेन जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो यही है कि इनोवेटिव थिंकिंग के लिए यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन हो, आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, आप नए आइडियाज़ जनरेट कर सकें, आइडियाज़ को फोकस कर सकें किसी खास आइडिया पे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग आप अच्छी कर सकें। तो ये सारे स्टेप्स जब आप करते हैं, ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं मुख्तलिफ तरह से, इसके लिए भी यही होता है कि आप बार-बार अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप में ये एबिलिटी आ जाती है तो इनोवेटिवली थिंक। पाकिस्तान में ये हम इनोवेटिवली उस तरह से थिंक नहीं करते, हमारे यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत थोड़ी होती है। तो अगर आप ये वाले स्टेप्स करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हम एक इसके बाद लेक्चर्स के बाद एक कलेक्टिव एक्सरसाइज में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हम कर सकते हैं जिसमें हम जो है यही चीज़ें हम आगे लेके बढ़ें और हम एक एक्सरसाइज कर लें कि किस तरह से हम किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे आगे लेके बढ़ते हैं और किस तरह से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वी विल डू। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है इनोवेशन के करीब होते जाएंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ऑनलाइन सेशन के साथ साथ जो आपका कमेंट्स का होता है, हमारा फेसबुक पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे उसे करने की कोशिश करेंगे आंसर। अदरवाइज हम इसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और दिस इज द सेकंड लेक्चर, और इसके साथ साथ बाकी लेक्चर्स भी हम देंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी एलेबोरेट आपके सामने होना शुरू हो जाएंगी कि इनोवेशन क्या है, इनोवेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, किस तरह से आप इनोवेशन कर सकते हैं, हमारी साइंटिफिक इनोवेशंस किस तरह से होती हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सो ऑन। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये हेल्पफुल होंगी और एट द एंड हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग जो हैं कुछ ना कुछ बना सकें, कुछ ना कुछ एक एटलीस्ट आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो मार्केट में ज़रूर आए। थैंक यू वेरी मच अगेन।